आज की डील ये हो गई कि मैंने 4 अपार्टमेंट 6 अपार्टमेंट बेच दिए। वो ये नहीं देख रहा कि भाई ये 6 अपार्टमेंट जो मैंने बेचे हैं ये मेरे अपने प्रोजेक्ट के हैं, मुझे ये डिलीवर भी करने हैं, मुझे ये वापस देने भी है बना के। ये सब जो वो है ना एजम्पशंस जो होती हैं वो वहीं रह जाती हैं। मैं तकरीबन काफ़ी बिल्डर्स को तो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, जहाँ फाइनेंस के बंदे शायद उनके घर के लोग हैं, प्रोजेक्ट्स बिक गए। अब आपको जब बाद में बैठ के आपने कैलकुलेशन की तो पता चला पैसे तो आए नहीं हैं, और पैसे जब आए हैं अकाउंट में तो उनको आपने संभाला नहीं है उन पैसों को। बैरिया टाउन कराची के अंदर अगर आपने काम किया हो कभी, तो एक लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा गुज़िश्ता 3-4 साल में, वो है मर्जिंग। सो मर्जिंग मर्जिंग मर्जिंग, ये मर्जिंग है क्या चीज़? मर्जिंग कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था? अगर इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मर्जिंग का मतलब ये था कि भाई जैसे हम एडजस्ट करते थे किसी कोई चीज़ को, कि आपके पास बैरिया ने एक अपॉर्चुनिटी उस वक्त ये दी थी जो कि वक्त की ज़रूरत थी, और बहुत अच्छा था कि लोगों ने उसको उसको अवेल किया था। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो प्लॉट्स हैं आपके बहरिया के, वो वाले प्लॉट्स जो कि आउट ऑफ बाउंड्री चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आप इसको वापस लेकर आइए उन प्लॉट्स को। या फाइल्स में बहुत से क्लाइंट्स थे जिनको इशू था, क्योंकि गुज़िश्ता हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई थी रियल एस्टेट के अंदर, पंजाब में भी इवन, और यहाँ पे भी तेज़ी के साथ जब चीज़ें बिक रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी निकल गई बीच में से कि जिसका पीछे कोई स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों ने कोई ऐसी अथॉरिटीज़ या ऐसे कोई सिस्टम तो डेवलप नहीं किए। ये तो एक ख़ास किस्म के हमारे ऊपर जो है वो क्या कहना चाहिए इसको, बस ना ही बोलें तो अच्छा है। तो बहरहाल तो हुआ ये कि वो जो मर्जिंग के जो फ़ाइलें थी उन क्लाइंट्स की, उनको ये ऑप्शन दी गई। मुख्तलिफ जो काम करने वाले उस वक़्त जो लीडिंग और अच्छे काम करने वाले लोग थे, उनको ये कहा गया कि आप लोग ये प्लॉट लीजिए हमसे, यानी कि डेवलपर ने कहा, बहरिया ने कहा कि आप लोग हमसे ये प्लॉट लें, और इस प्लॉट की कॉस्ट जो है वो लेट्स सपोज इसकी ये एक्स अमाउंट है, इसका एक सर्टेन परसेंटेज आप हमें कैश की बात में दे दीजिए, और रिमेनिंग अमाउंट जो इसकी है वो आप हमें फ़ाइल्स लेके, वो फाइल्स जो हमारी फ़ाइल्स हैं वो आप लेके इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। सो इसको आप ऐसे समझें कि अगर किसी जगह पे फ़ाइल थी 17 लाख रुपए की फ़ाइल है, तो वो 17 लाख रुपये पूरे पूरे वहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे प्लॉट की प्राइस के अगेंस्ट में, या उसका 50% आपको मर्ज कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट आप कैश दे दीजिए। डिफरेंट डील्स थी जो कि मिली तमाम लोगों को काम करने के लिए, और उस पर काम शुरू हो गया। अब इसमें हम सब चीज़ें देखते हैं कि हुआ क्या हुआ। ये कि वो कहते हैं ना कि छुरी है किसके हाथ में वो मैटर करता है, बंदूक है किसके हाथ में वो मैटर करता है। वो ट्रेंड बंदे के हाथ में है या किसी बच्चे के हाथ में है, तो जिसके हाथ में है उसका वही आगे से असर निकलेगा। छुरी किसी अच्छे बंदे के हाथ में तो सेब अच्छा कटेगा, अगर छुरी किसी बच्चे के हाथ में देंगे तो सेब तो कटेगा कटेगा, साथ में उंगली भी कटेगी। तो वही हुआ। हुआ ये कि अब जब वो डील्स मिलती हैं उन लोगों को, और जो कि मार्केट में नए नए ब्रोकर से बिल्डर बनने का जो फेज़ है वो इन्जॉय कर रहे थे, सो उन्होंने उसी माइंडसेट के अंदर, ब्रोकरी वाले माइंडसेट के अंदर, जो कि शायद उतना सिस्टमेटिक नहीं होता, उस तरह से डिटेलिंग नहीं देख रहा होता, और हर बिज़नेस की अपनी एक अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक तमाम उसके डिटेलिंग्स होती हैं, वो उसमें उस तरह इन्वॉल्व ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि भाई सरिये के साथ और ब्लॉक्स के साथ और प्रोक्योरमेंट्स कैसे करनी है, और कितने टाइम तक अगर प्रोक्योरमेंट्स नहीं हो पाएंगी तो मुझे कितने इन्फ्लेशन हिट हो जाएगी, फिजिबिलिटी सी बनानी नहीं आती थी। तो वो सब चीज़ें की नहीं उन्होंने। वो उसको एज ए डील ही देख रहे थे कि ये हमारी एक डील है जो हम करने जा रहे हैं। आज की डील ये हो गई कि मैंने 4 अपार्टमेंट 6 अपार्टमेंट बेच दिए। वो ये नहीं देख रहा कि भाई ये 6 अपार्टमेंट जो मैंने बेचे हैं ये मेरे अपने प्रोजेक्ट के हैं, मुझे ये डिलीवर भी करने हैं, मुझे ये वापस देने भी है बना के। तो इस पर कौन कौन से इकनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज होंगे, और अगर मैं इसको इस पैसे को कहीं यूटिलाइज़ करूँगा। हर प्रोजेक्ट में मैं कहता हूँ कि मतलब एक कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें से एक गाड़ी मकान निकल सकता है आपका, कोई शक नहीं कि आप इसमें से पैसे कमाते होंगे अच्छे। बट वो अगर आप अपनी डाउन पेमेंट से जो मेजर अमाउंट आपके पास हिट होती है, आती है किसी के अकाउंट में, बिल्डर के अकाउंट के अंदर, वो डाउन पेमेंट होती है पहली अमाउंट। अगर उस 15-20-25% अमाउंट के साथ ही आप प्राडो निकाल लें और उसके साथ आप दूसरी चीज़ों को इंजॉय करने लग जाएं, आप एमिरेट्स एयरलाइन के बिज़नेस क्लास के तस्वीरें खींच खींच के डालने लग जाएं, तो ज़ाहिर बात है कैश फ्लो डिस्टर्ब्स होंगे। और बिज़नेस हो या मुल्क हो, कुछ भी हो, वो चलता कैश फ्लो के साथ है। कैश फ्लो जो है वो खून है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जो बिज़नेस में होता है उसके अंदर ये खून, जो ब्लड जो है वो उसका कैश फ्लो होता है। सो कैश फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो जब खून में क्लॉट्स आएंगे तो आपका बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाएगा। और वही हुआ। अब ये जो मर्जिंग थी, ये जब इनको मिलती हैं, उन्होंने बगैर किसी फिजिबिलिटी के कि भाई आपका अगर ये 5,000 रुपये का के हिसाब से भी कोई चीज़ है, और आपकी फिजिबिलिटी 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट बनती है, लेकिन आपने 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट वाली चीज़ को उठाया, या 7,000 की चीज़ को उठाया, और पीछे अगर वो आप उसको 50% पे भी एडजस्ट करवा रहे हैं,
तो आपको तो 3,500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन वो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आपको पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ। अब बाकी बातें सिर्फ सुनी सुनाई थी कि जी बिल्डर जो है वो कोई मसला नहीं, ओवरसेल कर लेंगे, कोई मसला नहीं परचेस कर लेंगे, कोई मसला नहीं थोड़ी सी वालेशन कर लेंगे, कोई मसला नहीं किसी को थोड़ा लटका देंगे, उस पैसे को आगे रोटेट कर लेंगे, बीच में 4 डीलें अच्छी आ जाएंगी। ये सब जो वो है ना एजम्पशंस जो होती हैं वो वहीं रह जाती हैं। ठीक है, वो अगर मगर गोया चूंकि चुनाचे वाली सूरत हाल जो है ना वो बिज़नेस में नहीं चलती है। वहाँ सिंपल फैक्ट एंड फिगर्स चलते हैं, नंबर्स चलते हैं। उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं, 10-15% आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे छक्के नहीं लग सकते कि मैं कोई इस तरह की फाइलें मार्केट से लेके आप कुछ भी कर लें और आप सोचें कि जी मैंने 50 लाख रुपये की फाइल उठाई मार्केट से, मेरे पास भले 20 लाख पीछे गया, कोई इशू नहीं है, मैं इस पैसे को ऐसे रोटेट कर लूँगा और ये आ जाएगा और वो आ जाएगा और तब तक फ्लान डील आने वाली है, मैं उससे फ़ायदा उठा लूँगा। ये सब कुछ नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाना पड़ता है उसको लेके। तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको देता है फाइनेंस का बंदा। मैं तकरीबन काफ़ी बिल्डर्स को तो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, जहाँ फाइनेंस के बंदे शायद उनके घर के लोग हैं या ऐसे बंदे हैं जिनके पास बेसिक एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। अगर आप उनसे बैठ के वो कंपनी की बैलेंस शीट या कोई प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, P&L निकालने की बात करते हैं, तो उसको मालूम ही नहीं है। तो जब वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट संभाल रहा है कि भाई मैं एक ऐसी इन्वेंट्री लेके आ रहा हूँ मार्केट से अपने पास, जो ऑलरेडी मेरी इन्वेंट्रीज भी पड़ी हुई हैं और मैंने एक और इन्वेंट्रीज भी मार्केट से उठा ली हैं बेचने के लिए, मर्जिंग की इन्वेंट्रीज, जो ऑब्वियसली मैं मार्केट्स में के अंदर माइनस कीमत में उसको बेचूंगा। एडजस्टमेंट्स करने में भी अगर आप फाइनेंशियली देखें तो उसकी कॉस्ट निकालना बहुत से लोग नहीं निकाल पाते। अगर आपके पास एक अपार्टमेंट है और आपने किसी दूसरे की कोई इन्वेंट्री ले ली, इसके बदले आपने गाड़ी ले ली कि ये गाड़ी जो है ना ठीक है ये इसके अंदर मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो अब उसके पीछे आपको ये देखना है कि ये गाड़ी की अभी करंट सेल वैल्यू क्या है, उसके आगे की प्रोजेक्शंस क्या हो रही हैं, वो गाड़ी को सेल करने के ऊपर आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, कॉस्ट ऑफ उसकी जो सेल आएगी वो भी तो आपको पूरी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको बीच में किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, आपको उसके ऊपर कितने आपके विजिट लगे उसको बेचने के लिए, कितनी उसमें आपको लॉस, एक्चुअल कॉस्ट जब तक कैलकुलेट नहीं होगी तो आपकी ये वाली कॉस्ट उसके साथ बैलेंस कैसे हो पाएगी। ये सारी चीज़ें हमने नहीं की मर्जिंग के अंदर, और मर्जिंग को एक ऐसी चीज़ बना दी। अब क्लाइंट जो था उसको उस वक्त सिर्फ एक ही फिक्र थी कि भाई मैं, क्योंकि वो स्टोरी अच्छी थी और वो सही भी थी क्लाइंट्स के लिए, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे प्रीसेंट्स में आ रही है या उन एरियाज़ के अंदर आ रही है जो कि आउट ऑफ बाउंड्री चले गए हैं और वहाँ पे अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है कब तक उस पर काम शुरू होगा। सो आप जो है काम कीजिए। अगर आप बैरिया के पास जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो उस अगर अपने कैश फ्लो उसमें डिस्टर्ब थे, उन्होंने कहा कि जी हम आपको अगर रिफंड देंगे तो उसमें डिडक्शन तो है ही है, वो हर बिल्डर करता है। ऑब्वियसली उसने अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन की हुई है। जो अच्छे मेच्योर बिल्डर ने पता है कि जी मुझे 20-25% की कॉस्ट हिट हो चुकी है, वो उसकी डिडक्शन मारते हैं आपके ऊपर। और अगर जो है वो आप उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो कोई ख़रीदने वाला है नहीं है, वो ख़रीदने को तैयार भी है तो वो कह रहा है मैं 50% माइनस में लूँगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो बचती है कि मैं एक बिल्डर के पास जाऊँ, मैं जाके बिल्डर को ये बोलूँ कि सर आप जो है इस 2 बेड के यूनिट के अंदर या 1 बेड के यूनिट के अंदर या 3 बेड के अपार्टमेंट के अंदर आप जो है इस प्रॉपर्टी को बीच में मर्ज कर लीजिए, इसकी पूरी अमाउंट बीच में कंसिडर कर लेंगे। वो ज़ाहिर बात है कि उस अमाउंट को अपनी उस कॉस्ट के अंदर ही बिल्ड इन करेगा ना। अगर कोई चीज़ आप को उसको पता है कि ये मार्केट में लॉस में जा रही है तो वो उसने उसका लॉस बुक करना है अपने उस यूनिट के अंदर, उस फिजिबिलिटी के अंदर, तो उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए था कि वो ये सब काम करता। मेरे ख्याल में इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत से बिल्डर्स के ऊपर जो असरात पड़े हैं वो बहुत ही नेगेटिव, उनकी फिजिबिलिटीज़ ख़राब हुई हैं इन मर्जिंग की डील्स की वजह से। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको सही तरह समझ के इसको संभाला था। अगर तो ये मर्जिंग जाती सिर्फ लैंड कॉस्ट की पूरी प्राइस के अंदर तो ये चीज़ फिजिबल है कि मुझे इसको सेल आउट नहीं करना। ये जो एक्चुअल पीछे इसका स्नैरियो था वो यही था कि अगर मैंने एक प्लॉट लिया बहरिया टाउन से और उस प्लॉट की जो प्राइस है लेट्स सपोज वो 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो मुझे मार्केट से अगर मैं 20 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री ले रहा हूँ, मर्जिंग की आधी कीमत पे मैं उसको ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास पूरे 20 बीच में एज इट इज़ मर्ज हो रहे हैं इस प्लॉट की कीमत के अंदर। तो ये तो आपकी फिजिबिलिटी समझ आ रही है, बन रही है। अगर आप उसके अंदर रख रहे हैं और अपनी पूरी जो लॉस है उस पूरी फिजिबिलिटी में रख के उसको देख रहे हैं कि हाँ मुझे उसमें से फ़ायदा है, मैं इसमें से बच सकता हूँ, ये काम शायद और फिर हुआ यह था कि ये जो मर्जिंग अकाउंट पीछे खुले थे या जिनको मर्जिंग बहरिया पूरी पूरी एडजस्ट कर रहा था वो शायद कम लोग थे और मेन उनके डीलर्स थे। तो बीच में कई ऐसे डीलर्स भी थे जो कोशिश कर रहे थे ये डीलर बनने की और बिल्डर बनने की और इस फेज़ के अंदर। सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो काम किया, प्रोजेक्ट्स बिक गए। अब आपको जब बाद में बैठ के आपने कैलकुलेशन की तो पता चला पैसे तो आए नहीं हैं, और पैसे जब आए हैं अकाउंट में तो उनको आपने संभाला नहीं है उन पैसों को। अब प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई है, डॉलर आपका जो था वो 150 पे लॉक था, डॉलर चला गया आपका 250 पौने 300 पे डॉलर खड़ा हो गया जाके। आपका सरिये का रेट जो था वो उस वक्त 1.10 1.15 1.20 पे चल रहा था, वो चला गया 2.80 2.85 पे, 3 पे टच कर लिया उसने। सीमेंट आपका डबल हो गया,
ये सारी लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ गई, पेट्रोल कॉस्ट आपकी बढ़ गई, ये सारी कॉस्ट जो बीच में आपकी ऐड हुई, तो इसकी तो आपने वर्किंग ही नहीं की हुई थी, आपको तो पता ही नहीं था कि ट्रेंड्स, आपने शायद इन्फ्लेशन मैक्सिमम 10% 15% कैलकुलेट की होगी, इन्फ्लेशन ने जंप किया 50% के ऊपर, 60% के ऊपर। अब इतनी बड़ी इन्फ्लेशंस को तो कैलकुलेशन ही नहीं थी हमारे पास कि हम 100% में जाके भी सोच सकते हैं कि यार ऐसे भी हो सकता है। और इतनी जो एक्सपेंसेस थे वो हमने एक्सट्रीमली बढ़ाए हुए थे, अपने बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस जो शायद नहीं होने चाहिए थे ऑफिस के अंदर, वो चल रहे थे। जो आपको बंदा एक्चुअली चाहिए था वो हमने ऑफिस में रखा नहीं था। मतलब हम जितना भी काम करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं होती एज अ कंपनी ओनर के जी हम हमारा सोफ़ा कैसा है या हमारी फ़लाँ चीज़ कैसी है। देखना ये होता है कि मेरे रिसोर्स कैसे हैं, मेरे पास वो बंदा कैसा है जो एक्चुअली उस चीज़ को संभाल सकता है नहीं या नहीं संभाल सकता। क्योंकि ये लश पश और बाकी चीज़ें तो हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो एक्चुअली आपके धंधे को जिसने संभालना है, आपके बिज़नेस को संभालना है, जो आपका एसेट है, वो तो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके वो लोग हैं जिनकी वजह से आप फ़ायदा भी उठाएंगे और लॉस भी उठाएंगे। सो उनकी ट्रेनिंग्स कैसे थी, वो उस पर वर्किंग नहीं थी। फाइनेंस का बंदा मेन बंदा था जिसने सब कुछ लाना था, वो हमने रखा नहीं। अब क्लाइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, चूँकि इतने बल्क में काम था और इतने ज़्यादा क्लाइंट डिस्टर्ब थे उस वक्त बहरिया टाउन के, तो वो बहुत तेज़ी के साथ मर्जिंग के अंदर आए, फाइलें बुक हो गई, लोगों ने वो ले ली, उसको पूरी पूरी चीज़ों में एडजस्ट कर लिया। और फिर हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल से जो है वो लोग बेचारे परेशान भी हुए। कुछ उसमें से ऊपर से मज़ीद ये हुआ कि कोई ऐसी सख्त पॉलिसीज़ भी नहीं बनाई गई थी कि जिनके ऊपर उन बिल्डर्स को, उन लोगों को पकड़ा जाता। आजकल हमें पता है कुछ इस तरह के सिनेरियोस चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि खुद ही क्लाइंट मिलके जो है वो पकड़ दकड़ कर रहे हैं, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई केसेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। आई होप कि इसके ऊपर चीज़ें पीछे बन गई हैं। अब हमने ये सुना है कि जिस तरह से एस्क्रो अकाउंट के मॉडल्स थे यूएई के अंदर, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्डर्स के ऊपर नाम पे जो प्लॉट है वो चेक किए जा रहे हैं, उनके नाम पे प्लॉट होगा तो बुकिंग होगी, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वो उसको सेल नहीं कर सकता। ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो 2007-8 में जब दुबई डूबा था तो उन्होंने उसके बाद रेरा रेरा बनाई थी, और रेरा के सारे बायलॉज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो सब उन्होंने बना के रखे हुए हैं। हमने इसे कॉपी पेस्ट करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करना है, लोकल अपने कानून साथ में लाने हैं अपने, कि हमारे यहाँ पे SBCA KDA MDA वगैरह जो किस बायलॉज पे काम करते हैं, उसका थोड़ा सा बीच में तड़का लगाना है और उस चीज़ को आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है। दैट्स ऑल। मतलब बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की बनाने की या कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होती ना इस तरह के काम के लिए। दुनिया में हर अच्छा काम कोई ना कोई हमसे कर चुका पहले, अब हम उसको उठा लीजिए, उसको रेप्लिकेट कर लीजिए, तब भी आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद उसको अपडेट करते रहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आपके सारे काम निकल जाएंगे। सो ये मर्जिंग का एक सिनेरियो था जो क्रिएट हुआ था। इससे मैं समझता हूँ शायद कंस्ट्रक्शन वाइज तो फ़ायदा हुआ है, तेज़ी से काम हो गया है। लोग जो है वो उसमें अच्छे अच्छे भी बिल्डर्स बीच में आए, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे सब कोई काम गलत ही हुआ है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बने हैं जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हैं। हमने AQ को देखा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया और मेजॉरिटी मर्जिंग जो है वो AQ के पास गई थी, तो उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए अपने। इस तरह बहुत से बिल्डर्स हैं, मैं AQ का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि हमने काफ़ी काम किया है उनके साथ, बट बहुत से बिल्डर्स ने जो है वो अच्छी अपनी डिलीवरी दी है इसके ऊपर। लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है और इस गेम को सही तरह से समझा भी नहीं है बहुत से लोगों ने कि मर्जिंग की चीज़ जो है वो एक्चुअली अगर तो लैंड तक जाती, बहरिया के एंड पे रहती तो ठीक थी। लेकिन अगर आप वैसे मर्जिंग पकड़ के, प्राइवेट बिल्डर्स की मर्जिंग पकड़ के या किसी की मर्जिंग पकड़ के आप काम कर रहे हैं, तो देन आपको उसकी एक कॉस्ट पीछे बैक एंड के बाद लाजमी तय करनी है। उस कॉस्ट को आपने अपनी फिजिबिलिटी के अंदर रख के देखना है कि आपको उसका लॉस कितना है, और लॉस को आप बुक करें डे 1 के ऊपर कि मुझे इसके ऊपर ये लॉस उस पर हो रहा है। फिजिबिलिटी ज़रूर बनाएं अपने प्रोजेक्ट्स की। हम जब भी किसी भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ बैठते हैं, हम भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, JV में प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि कमर्शियल प्लॉट जो है वो इन्वेस्टर का होता है, तो हम उसको पूरी फिजिबिलिटी भी देते हैं बैठ के कि आपके इस कमर्शियल प्लॉट के ऊपर जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा वो उसकी अगर 3 साल के या 4 साल के प्लान पे हम जा रहे हैं, तो 3 साल के प्लान के ऊपर उसमें क्या फिजिबिलिटी बनती है, क्या इन्फ्लेशन रेट उस पर हिट होगा और किस किस तरह कैश फ्लो चलेगा उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जब अगर इतनी डिटेल वर्किंग हम नहीं करते उसके साथ कोई 1 हफ्ते की, तो आप खुद बताइए कि कितने आप सिंसेयर हैं उस प्रोजेक्ट के साथ कि जिससे आपने करोड़ों रुपए कमाने हैं, और उस आपको देने के लिए उसको देने के लिए प्रोजेक्ट के को आपके पास शायद 2 घंटे भी नहीं है कि आप बैठ के उस पर डिटेल डिस्कशन करें। आप सिर्फ बेचने की तो कोशिश करते हैं कि बिक जाएगा, माल बिक जाता है, लेकिन जो पीछे चीज़ है वो भी सॉलिड होनी चाहिए। असल चीज़ तो प्रोडक्ट है, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ हैंड ओवर करनी है, उसको देनी है। बाकी तो जो है वो जितने ऊपर आपने चांदी के वर्क लगाने हैं, सोने के वर्क लगाने हैं, वो तो लग जाते हैं मार्केटिंग सेल्स के अंदर, लेकिन उस चीज़ के ऊपर कितनी सॉलिड वर्किंग है ये मैटर करती है, आपका मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।